नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 2024 कैसा गुजरा। बहुत कुछ हुआ 2024 में, उम्मीदों के साथ शुरू हुआ और खासतौर से पूरे देश के लिए सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद थी। उसी उम्मीद के साथ शुरू हुआ जब 16 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सबको आपको याद होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे, जिस तरीके से उन्होंने पूरा सब कुछ उन्हीं पे फोकस रहा, कैमरा भी उन पे रहा और पूरी इवेंट जो थी प्राण प्रतिष्ठा की वो सब कुछ उन्होंने स्वयं किया। और उसके बाद ये उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को कि उसके सहारे आगे की नैया उनकी ऐसी पार लगेगी और इतिहास क्रिएट करेंगे। 400 सीट का नारा दिया, बार बार 400 पार 400 पार। तो और सबको ये उम्मीद थी, जितने राजनीतिक विश्लेषक भी यही कहते थे कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद अयोध्या में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी प्रकार की रुकावट नहीं। और इसी वजह से चुनाव से, जो लोकसभा चुनाव थे 2024 से, उससे पहले ही ये प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जबकि सबको पता था कि मंदिर अभी इनकम्प्लीट है। यहां तक कि देश के शंकराचार्यों ने भी इसका विरोध किया था। उनका कहना यह था कि मंदिर जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना उचित नहीं है। लेकिन भाई, राजनीति जब हावी हो किसी के सर में तो उसको क्या परवाह है इन सब चीजों की। वैसे कहने को हिंदू धर्म, हिंदूवादी और अपने आप का, भाई जिस तरह से आपने देखा किस तरीके से वो पुजारी भी बन गए, जजमान भी बन गए। लेकिन जब इसकी बात आई कि नहीं, अभी नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है समय, तो साफ साफ उनको नकार कर दिया गया और ये कह दिया गया कि वो इसमें दखल ना दें। जबकि शंकराचार्यों का जो स्तर है भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, वो सबसे ऊपर माना जाता है। लेकिन उनकी बात ना सुन के प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, क्योंकि सारी उम्मीदें इलेक्शन में जीतने की, देश को जीतने की, उसी के जरिए से थी। और यह जो आरोप हमेशा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर से नहीं लेना है, उनको उसके जरिए से अपनी रोटी सेकनी है राजनीति की, यह बात एस्टैब्लिश हो गई 16 जनवरी के बाद। और फिर यह दौर आया जब ये चुनाव हुए मई के महीने में, तो ये मान के चला गया और बराबर जोर जोर शोर से उन्होंने कहना शुरू करा और सबको कॉन्फिडेंस था कि इस बार वो वाकई में 400 पार के ऊपर उनकी पार्टी चली जाएगी। और आम जनता भी ये मानने लगी थी कि हाँ भाई, अब तो जो सबसे बड़ा कार्ड था उनका राम मंदिर का, जिसके लिए ज़माने से आंदोलन चल रहा था और बाबरी मस्जिद और का डिमोलिशन हुआ और उसके बाद से यही चल रहा था कि वहाँ पे मंदिर एस्टैब्लिश होगा राम जन्मभूमि पे। और जब वो सपना साकार हो गया तो यही माना जा रहा था कि उसके ज़रिए से बहुत वोट मिलेगा। लेकिन जब रिजल्ट आया लोकसभा का तो ऐसा नहीं हुआ। उसने ऐसा शॉक दिया। औरों के लिए तो ठीक है, औरों को तो भाई जो था, जो उम्मीद कर रहे थे वो नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो उम्मीद थी 400 पार की, उस पर पानी फिर गया। और नतीजा यह हुआ, यूपी में कम सीटें आने की वजह से और इतना भारी ड्रॉप हुआ। इससे पिछले चुनाव में 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 62 सीटें थी और उससे पहले 2014 में जो हिस्टोरिकल चुनाव था 72 सीटें थी 80 में से। और इस बार वो गिर के 33 पे आ गई। तो ये बहुत बड़ा झटका था और वही वजह हुई कि 400 पार का सपना पूरा नहीं हो पाया। जाके इतनी बुरी हालत हो गई कि मेजॉरिटी नहीं मिल पाई और उन्हें सहारा लेना पड़ा छोटी छोटी कई पार्टीज का।
उसमें चंद्रबाबू नायडू भी थे, नीतीश कुमार भी थे। इस तरीके से वो बनाया गया और किसी तरह प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना तो पूरा हुआ। भले ही पार्टी को वो जीत ना दिला सके नरेंद्र मोदी जो उन्होंने उम्मीद की थी। तो ये जो उम्मीद के नाम पे साल शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते नाउम्मीदियों में बदलने लगा। और ये चीज़ लोकसभा चुनाव के बाद जब और स्टेट्स में भी चुनाव हुए तो उसमें कुछ स्टेट में भारतीय जनता पार्टी जीती, जहां उम्मीद नहीं थी वहां भी जीत गई। लेकिन कुछ स्टेट्स में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जहां वो कॉन्फिडेंट थे कि वहां जीत जाएंगे। और हरियाणा और महाराष्ट्र जैसी स्टेट में महाराष्ट्र में तो ज़बरदस्त जीत मिली। कैसे हुई किसी के समझ में नहीं आता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग भी कहते थे कि इस तरीके से जीतना बड़ा मुश्किल है वहाँ पे। बहरहाल झारखंड छोटी स्टेट है, लेकिन वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। कश्मीर में भी हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। और जबकि तमाम उन्होंने ये नारे लगाए थे और ये बातें कही थी बार बार दोहरा के कि इस बार जो 370 जो उन्होंने हटाया है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है उनकी पार्टी के सर्कल्स में, उसकी वजह से वो कश्मीर में अपनी सत्ता हासिल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये नाउम्मीदियों का दौर जो चला, वो बढ़ते बढ़ते जिस तरह साल बढ़ता गया तो मुझे लगता है नाउम्मीदियां बढ़ती गई यूपी में। लेकिन कुछ किस्सा अलग हुआ, जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि जब इतनी बुरी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा इलेक्शन में, तो ये माना जा रहा था कि जो बाई इलेक्शंस उसके बाद 10 सीटों के लिए थे, तो उसमें भी हार निश्चित है। ये माना जा रहा था कि पहले भी समाजवादी पार्टी के पास उन 10 में से 5 सीटें थीं और बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 3 और 2 उनके एलाइज के पास थी। तो इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि इसमें भी हशर वही होगा जो लोकसभा चुनाव में हुआ। लेकिन यहां पे योगी आदित्यनाथ ने पासा पलट दिया। कैसे भी किया, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके, और आखिर में 9 इलेक्शन हुए। 10वें को पोस्टपोन कर दिया गया था, उसके बारे में आपको अभी बाद में बताएंगे। और एक जो बाकी 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई। तो आप देखिए, ये योगी आदित्यनाथ के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं थी। मिल्कीपुर की सीट जो 10वीं सीट थी, जिसमें कि चुनाव आयोग ने पोस्टपोन कर दिया, वो माना जाता है कि इस डर से करवाया गया पोस्टपोन कि वहां पे वो, क्योंकि अयोध्या का हिस्सा है, अयोध्या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार चुकी थी भारतीय जनता पार्टी, और उसी में से मिल्कीपुर एक असेंबली सेगमेंट था। तो इन्हें पूरा विश्वास था, यकीन हो चुका था कि इसको तो हारना ही है। तो अभी फिलहाल ना करें इसके साथ साथ, नहीं तो बड़ा गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि अयोध्या के नाम पे तो पता नहीं क्या क्या किया है। तो वहां पे फिर से हार हो तो बड़ा बुरा मैसेज जाएगा। और खाली अयोध्या नहीं, राम के नाम पे जितने भी जगह मानी जाती हैं, मान्यता है, उन सब जगह भारतीय जनता पार्टी को हार का ही सामना करना पड़ा लोकसभा में। ये विधानसभा के उपचुनाव में जो योगी आदित्यनाथ ने जो भी किया, लेकिन अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर ली। अब भारतीय जनता पार्टी में अंदर और खलबली मची। दिल्ली वाले काफी दिनों से चाहते थे, जब से लोकसभा में हार हुई है, कि योगी आदित्यनाथ को यहां से शिफ्ट किया जाए, यानी कि दिल्ली ले जाया जाए। बहरहाल लखनऊ में सत्ता परिवर्तन की जो है खबर बड़ी मजबूत हो चुकी थी, और उस टाइम यहां तक बात चली गई कि यूपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, और केशव प्रसाद मौर्य ने तो खुलेआम मोर्चा खोल दिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और ये बात फैल गई कि वो हटने वाले हैं। उसको किस तरीके से योगी आदित्यनाथ कामयाब हुए रोकने में, अपनी कुर्सी को बचाने में,
ये भी बातें बहुत हुई हैं कि आरएसएस ने उनकी मदद करी और ये कहा गया, मोहलत दी गई कि अगर यूपी के जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें योगी आदित्यनाथ ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो उनकी कुर्सी बच जाएगी, और वही कर लिया, योगी आदित्यनाथ ने प्रूव कर दिया। अब ये बातें जिस तरीके से समय और गुजरा तो ये बात और खुल के सामने आ गई कि योगी आदित्यनाथ और दिल्ली वालों में बहुत टेंशन है, और उसकी वजह भी बड़ी सिंपल थी जो कि उजागर हो चुकी थी, पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी, कि अमित शाह जो अपने आप को एक नेचुरल सक्सेसर मानते हैं मोदी का, ये बात की बात है आगे की, फ्यूचरिस्टिक, तो उनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े हर्डल हैं उनके लिए, क्योंकि सबको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ भी बहुत महत्वाकांक्षी हैं और अपने आप को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की तरीके से प्रोजेक्ट करते रहते हैं, और बहुत से लोग भी, उनके समर्थक भी इस बात को बहुत दोहराते हैं, और यही वजह थी कि उनको यहां से शिफ्ट करने की बात चलती थी। अब जब उपचुनाव में भी ऐसा हो गया तो फिर दिल्ली वालों के लिए मुश्किल हो गई कि कैसे हटाएं योगी आदित्यनाथ को। तो फिलहाल मामला टल चुका है, लेकिन जिस तरीके का जो टेंशन्स हो गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में 2014 में नहीं थे, 19 में भी नहीं दिखते थे, जो आपसी लड़ाई जब सत्ता बहुत हो जाती है तो उसमें ये होता है, तो वो बहुत उजागर हो गई। और जिस तरह साल का एंड आता गया, ये टेंशन्स और बढ़ते गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए। जो चीज पहले नहीं होती थी वो होने लगी। अब योगी आदित्यनाथ के सामने सीधे सीधे ये स्थिति बन गई थी कि अब कब तक देखें। कुछ लोगों का कहना यह है कि कुंभ मेले तक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुंभ मेले के दौरान इनको हटाया गया यहां से तो कुंभ मेले में आने वाले साधु बाबा के जरिए से विरोध हो सकता है। तो ये सुनने में आता है कि जब तक के लिए शांत कर दिया गया है, लेकिन ये बात, ये टेंशन, ये खींचातानी, ये टग ऑफ वॉर दिल्ली और लखनऊ के बीच में चल रही है। और इसी बीच जो एक नई स्थिति पैदा हो गई, अभी तक योगी आदित्यनाथ टारगेट पे रहे भारतीय जनता पार्टी के आकाओं के, लेकिन चलते चलते दिसंबर के बीच में एक ऐसा कांड हो गया कि अमित शाह, माना जाता है कि अमित शाह और इनमें सबसे ज्यादा आपसी टकराव है। अमित शाह ने लोकसभा में, राज्यसभा में माफ करिएगा, कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से अमित शाह टारगेट पे आ गए। अमित शाह का ये कहना, अंबेडकर को लेकर के इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट दे देना, जिससे साफ दिखने लगा कि उनकी नज़र में अंबेडकर की कोई अहमियत नहीं है। मतलब इतनी झुंझलाहट में उन्होंने बोला, अंबेडकर 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 करते रहते हैं, एक फैशन हो गया है करना। और इतना बार नाम अगर भगवान का लेते तो शायद भगवान उन्हें स्वर्ग का जगह दे देते, स्वर्ग में। अब इस तरीके की बात कहना दर्शाता है, और आदमी जब झुंझलाहट में होता है तो उसके मुंह से सच निकल जाता है, कितना भी कड़वा हो। और कड़वा था, पॉलिटिकली तो बहुत ही कड़वा था, क्योंकि ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे ले आया और अमित शाह को पूरा देश टारगेट करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कितने अपने डिफेंस में उनके कुछ नहीं था, मोदी तक घबरा गए और मोदी ने 3-4 ट्वीट्स कर डाले, और उसमें कोशिश ये करी अमित शाह को बचाना भी है, लेकिन अमित शाह को बचाने के बजाय काउंटर ऑफेंसिव कांग्रेस के ऊपर डाल दिया। ये कहना कह करके कि अंबेडकर का तो बेइज्जती कांग्रेस ने ज्यादा करी है। अब ये कौन सा कोई कंपटीशन हो रहा है कि कौन किसकी ज्यादा बेइज्जती कर सकता है? लेकिन ऐसा ही हुआ, और उस चक्कर में अपनी को पार्टी को आगे बचाने के लिए उस पूरे तबके से जो अंबेडकर को भगवान की तरह मानते हैं, करोड़ों लोग हैं इस देश में जो कि अंबेडकर को भगवान मानते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट था, ये इससे बदतर और स्टेटमेंट नहीं हो सकता था। तो पूरी आवाज उठ गई और कांग्रेस ने
इसका एज एन ऑपोजिशन पार्टी खूब फायदा उठाया और भी ऑपोजिशन पार्टीज लग गई। और ये बात इतनी ज़्यादा यूपी में और उभर के आई है सामने, और इस तरीके से डिफेंसिव पर है आज पहली बार, और अमित शाह खुद डिफेंसिव पे हैं। तो ऐसी स्थिति लगने लगी, अगर कोई और मंत्री होता अमित शाह की जगह, अमित शाह की प्रॉक्सिमिटी मोदी से सबको मालूम है, कितने इंपॉर्टेंट हैं, नंबर 2 है कैबिनेट में भी, और पार्टी के भी ऊपर उनका पूरा कंट्रोल रहता है। अगर इनकी जगह कोई और होता तो जो ये उनके मुंह से निकला, इसके लिए वो अभी तक सैक कर दिया गया होता, और मोदी जी वाहवाही ले रहे होते कि अंबेडकर के को बुरा भला कहने वाले को फौरन हटा दिया उन्होंने। अब उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, ये सांप छछूंदर सी गति हो गई कि क्या करें, निगला भी नहीं जा सकता, फेंका भी नहीं जा सकता। और ये परेशानी जो है, ये बहुत बड़ी परेशानी ये साल के अंत में आ गई है इनके सामने, और साल ख़त्म होते होते तक क्या बनेगी, कितनी, ये बात सही है कि उसमें हटाए नहीं जाएंगे वो, लेकिन ये बड़ा भारी एम्बैरसमेंट और बहुत बड़ा झटका देने वाली चीज़ हो चुकी है। आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में भी, ये जो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी ये अंबेडकर का ही इशू था एक तरीके से, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। जिस तरह ये लोग शोर मचा रहे थे कि 400 पार 400 पार, और हम संविधान बदल देंगे, 400 हमें पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है, ये बात राहुल गांधी ने पकड़ ली और लोगों में मैसेज डालना शुरू कर दिया उन्होंने जगह जगह जाकर के कि भाई ये संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि ये आरक्षण विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये ओबीसी विरोधी हैं। ये बात इतनी फैली कि ओवरनाइट माहौल बदल गया, और अयोध्या के नाम पे जितना इन्होंने वोट कमाने की कोशिश करी थी वो सब डूब गया, और इस संविधान की वजह से उन्हें लोगों ने नकार दिया। आज वही स्थिति फिर से पैदा हो गई है, हालांकि अभी चुनाव नहीं है, लेकिन ये कब तक ऑपोजिशन टेम्पो को मेंटेन कर रखा रहेगा, तो आगे के आने वाले स्टेट्स में भी और आगे लोकसभा में भी, जो कि अभी कई साल दूर है, मुश्किल पड़ने वाली है, और स्टेट इलेक्शंस में भी मुश्किल पड़ने वाली है, क्योंकि ये बात सामने आ चुकी है कि वाकई में भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसे अंबेडकर नहीं भाते हैं, और अंबेडकर नहीं भाते हैं तो उसका मतलब दलित नहीं भाते हैं, ओबीसी नहीं भाते हैं। ये बात जो आ गई है, इससे कैसे भाजपा अपने आप को बचाती है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। समय ज़रूर है और पूरा प्रयासरत रहेगी। आप कब तक लेकिन ब्लेम करोगे? ये सोचते हैं कि हर बात के लिए कांग्रेस को ब्लेम करने से अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो खामियां हैं, अपनी जो गलतियां हैं, अपना जो झूठ है, वो सब कवर अप हो जाएगा, लेकिन ऐसा होते नहीं दिखता है। इसी तरीके से इस वर्ष में ये तो रही जो ये वाली जो राजनीति हुई, चाहे अंबेडकर के नाम पर हुई हो, राम मंदिर के नाम पर हुई हो, उसकी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस साल में। साथ ही साथ इन्होंने जो किया है उत्तर प्रदेश में, सरकार ने जो किया है, वो एक माहौल क्रिएट कर दिया है नफरत का। नफरत किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। हिंदू मुस्लिम डिवाइड, ये अंग्रेजों की से इनहेरिट करी हुई चीज़ है, डिवाइड एंड रूल, और वही चीज़ इतने ज़ोरों में की गई है, और जिस तरीके से जगह जगह माहौल बिल्ड किया, हर बात के लिए मुसलमानों को ब्लेम करना, और कोई भी चीज़ हो उसको इतना विशेट कर दिया है एटमॉस्फेयर, जो शायद इस प्रदेश को और देश को भी शायद 1947 में ले जाता है। उस टाइम के हिंदू मुसलमान का जो आपसी विरोध समझ में आता था, क्योंकि देश का पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान बना था। लेकिन आज हम रह रहे हैं 2024 में, और हम पहुंचा रहे हैं देश को, प्रदेश को 1947 में जब ऐसा हुआ था। और ये हिंदू मुसलमान का जो डिवाइड है, ये किस तरीके से खड़ा किया गया और बढ़ावा दिया गया इसको, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिस तरीके से गवर्नमेंट के लोग लग गए, जुट गए हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने के लिए। ये चीज़ बनारस के केस में जब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के सर्वे अलाउ कर दिया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने,
वहां से इसकी शुरुआत हुई। उसको देखा देखी लोअर कोर्ट्स ने कई जगह प्रदेश में दर्जन भर से ज़्यादा मस्जिदों के लिए सर्वे ऑर्डर कर दिए। ये बताइए सर्वे के ज़रिए से कि क्या इस मंदिर से पहले, मस्जिद से पहले यहाँ मंदिर था? अब ये सबको मालूम है कि हिस्टोरिकल फैक्ट है कि बहुत सी जगह मस्जिदें बनी हैं मंदिरों को तोड़ करके। तो क्या ये हमेशा खोदते रहेंगे? सारे खोदते रहेंगे? और इसी वजह से सरकार ने 1991 में एक नया कानून बनाया था जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसमें यह साफ कर दिया गया था कि अयोध्या के अतिरिक्त, अयोध्या को इससे एग्जेम्प्ट किया गया था क्योंकि उसका ऑलरेडी केस चल रहा था, कि बाकी मथुरा, काशी और जितने और भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे किसी धर्म के हों, उनमें किसी तरीके की छेड़छाड़ करना नहीं दी जाएगी और उनका जो स्टेटस को है वो मेंटेन किया जाएगा जो 15 अगस्त 1947 यानी कि भारत की आज़ादी के दिन जो था वो रहेगा स्टेटस को। लेकिन इसको ट्विस्ट देते हुए ये सर्वे के नाम पे इसमें डाल दिया गया लोगों को, और सर्वे जो लोअर कोर्ट्स ने ऑर्डर करे उसको जितनी तत्परता से इंप्लीमेंट करने का काम किया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उससे माहौल बिगड़ा। और साल खत्म होते होते तक जो देखा हमने, पहले ये बहराइच में हुआ इसी तरीके की बात, और फिर उसके बाद जो बड़ा कांड हुआ वो संभल में हुआ। और संभल वेस्टर्न यूपी का बड़ा सेंसिटिव इलाका है, मुरादाबाद के पास है। वहां पे वहां की जो जामा मस्जिद है उसके लिए इसी तरीके से एक लोकल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि साहब इसका सर्वे किया जाए कि इससे पहले इसका कैरेक्टर क्या था। और ऑर्डर फटाफट, मतलब एप्लीकेशन दी, तड़ से ऑर्डर हो गया और फटाफट लोकल प्रशासन लग गया उसका वो करने में, काम करने में। सर वैसे तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर्स होते हैं जो नहीं लागू करे जाते हैं, लेकिन इस केस में तड़पड़ किया गया। नतीजा क्या हुआ कि वहां पे गोली चली और पुलिस ने गोली चलाई क्योंकि लोगों ने विरोध किया कि जिस तरीके का ये कैसे हो रहा है एकदम से। भाई आप समय देते हैं, कोई भी ऑर्डर भी कर देगा लोकल कोर्ट भी, और ये सरासर इसमें कोई बेसिस भी नहीं था कि एक सिर्फ कंटेंशन की साहब वो हमारा यहाँ पे एक था, फला मंदिर था। उसके बाद जिस तरीके से वहाँ दंगा हुआ उससे भी माहौल और बिगड़ा। और वो जब वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका, सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे कर दिया उसको कि इसमें कोई फर्दर वो नहीं किया जाएगा और किसी भी पूरी कंट्री में किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप में इस तरीके का सर्वे भी नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल वो रुका हुआ है, लेकिन उसमें फाइनल ऑर्डर आने में भी वक्त है और कोर्ट्स बंद हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बंद हो चुका है। तो उसके बाद इनका जो उद्देश्य है वो साफ साफ दिखता है कि ये तरीका इस्तेमाल किया जाए, जो कि बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि इससे ज़्यादा बुरा स्टेप क्या हो सकता है कि आप हर चीज़ देश को पीछे ले जाना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं कि ठीक है मस्जिदें बनी मंदिरों को गिरा के, लेकिन ये भी फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट, कि बहुत सी जगह हिंदुओं ने बौद्धों के मंदिर, जो पहले बौद्धों के मंदिर थे, उनको भी तोड़ा है। तो क्या ये उनको भी जाएगा? क्योंकि बौद्धों के नाम पे वोट नहीं मिलता है, इसलिए उसकी कोई बात नहीं करता और चलते जाइए पीछे। यही इनका उद्देश्य सारे वोट डालने का है। तो ये जो इनका अभियान है, और केवल इसी उद्देश्य से कि इसके नाम पे और शार्प हो जाए हिंदू मुस्लिम डिवाइड और इस तरीके से वोट कंसोलिडेट हो जाए कि इनको हर चुनाव में आने वाले में इस तरह वोट मिले और वैसी स्थिति बन जाए जो जर्मनी में 1930s में थी, जहां क्रिश्चियन और ज्यूज में इतनी नफरत पैदा कर दी थी कि हर सड़क पे चलने वाला क्रिश्चियन हर ज्यू से नफरत करता था, यहूदी से। उस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है हमारे प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हमारे आम लोगों की साइकी को इम्पैक्ट कर रहा है और इसका भी खामियाजा ऐसा लगता है कि हमें आगे चल के भुगतना पड़ेगा। नफरत आपको हमेशा लाभ नहीं देती है, कितना भी राजनीतिक लाभ की आप कोशिश कर रहे हैं,
नफरत आखिर, वो कहा जाता है अंग्रेजी में, हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड, और अगर खाली नफरत ही रहेगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये कहना कि उत्तर प्रदेश, ये बड़ा आसान है कि हम 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने जा रहे हैं, कहाँ से बन रही है? झूठ का अंबार खड़ा करके आप सक्सीड नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ के जो क्लेम्स हैं, सरकार के क्लेम्स बहुत बड़े बड़े हैं और पब्लिसिटी इतनी ज़बरदस्त होती है। अलावा इसके गोदी मीडिया है, पैसा 1600-1700 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है पब्लिसिटी पे, और उसमें झूठ का अंबार खड़ा करा जाता है। बाकी गोदी मीडिया सेवा करने के लिए है ही, लेकिन उस पब्लिसिटी में ये क्लेम करना और इस बात की वाहवाही करवाना कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का कायाकल्प हो रहा है, महिला सुरक्षा ज़बरदस्त हो गई है, इस झूठ को फैलाने में भी अभी तक कामयाब रहे हैं। आगे कितने दिन तक, क्योंकि झूठ बहुत दिन चलता नहीं, ये सबको मालूम है कि हकीकत क्या है लॉ एंड ऑर्डर की। ये कहना कि उत्तर प्रदेश इतना बढ़िया हो गया है कि महिला रात को 11 बजे भी अकेले जा सकती है, ये कम से कम उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये हकीकत से बहुत दूर है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अभी भी रेप हर 8-9 घंटे पे होता है। अखिलेश यादव के टाइम में ये 6 घंटे पे था, तो इसको कोई इम्प्रूवमेंट कहेगा और कहेगा महिला सुरक्षा ऐसी है जो विश्व में कहीं नहीं, ये दावा किया जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हर चीज़ में मुसलमानों को ब्लेम करके आप कब तक फसल काट लेंगे? ये चीज़ें नुकसान दे रही हैं, और मुझे लगता है कि 2024 में जिस लेवल तक ये प्ले अप किया गया है, और पूरा उद्देश्य रहा है सरकार का और पार्टी का कि नफरत के नाम पे राजनीति करके हम अपनी सत्ता कायम रखें। आगे इसका हशर क्या होगा, ये आने वाला समय खूब बताएगा।